Jai Hind and welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will discuss about very interesting topic that is biological warfare. आपने कई तरीके की लड़ाइयाँ देखी है, जैसे न्यूक्लियर अटैक्स देखे हैं आपने, मतलब आपने सुना है कई चीज़ों के बारे में, जैसे न्यूक्लियर अटैक होता है, किसी ने किसी कंट्री के ऊपर बॉम्ब डिस्पोज कर दिया, या फिर कोई कंट्रीज ड्रोन की वजह से, मतलब ड्रोन की हेल्प से लड़ती है, जैसे कि अभी रिसेंटली कई सारी कंट्रियाँ ड्रोन की वजह से, मतलब ड्रोन की हेल्प से एक दूसरे के ऊपर अटैक करती है, जैसे रशिया यूक्रेन में हो गया, इधर मिडिल ईस्ट में हो रहा था। तो ऐसे कई तरीके हैं लड़ाइयाँ करने के, लेकिन आज हम काफ़ी डिफरेंट तरीके की बात करेंगे, दैट इज़ बायोलॉजिकल वारफेयर। अब ये क्या होता है, इसमें किस तरीके से लड़ाइयाँ की जाती है, तो हम देखेंगे इसमें कि बायोलॉजिकल वारफेयर होता क्या है। तो पहली बात, इट इज़ अ वॉरफेयर जहाँ पे क्या होता है, बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स या फिर इन्फेक्शियस एजेंट्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ भी ऐसी बायोलॉजिकल चीज़ जिसकी हेल्प से लड़ाइयाँ की जाती है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे किया जाता है, तो हम देखेंगे इस वीडियो में किस तरीके से किया जाता है। बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट्स, फंगी विद द इंटेंट टू किल, हार्म और इनकैपेसिटेट ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मतलब वॉर के लिए इन चीज़ों का यूज़ करना, इंसेक्ट्स का, वो डिसीज, कई सारी डिसीज़ होती है उनका यूज़ करना, बैक्टीरिया, वायरसेस। अब किस तरीके से होता है वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। बायोलॉजिकल वॉरफेयर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वॉरफेयर इन्वॉल्विंग अदर टाइप्स ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब जो दूसरे वेपन्स होते हैं, जैसे कोई तलवार से लड़ रहा है, कोई लकड़ी से लड़ रहा है, कोई गन से लड़ रहा है शूट करके, कोई ड्रोन से लड़ रहे हैं, तो ये जो वेपन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, कोई बॉम्ब से लड़ रहा है, इनसे काफ़ी डिफरेंट होता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर। और इसकी हेल्प से कई सारे लोगों को हम किल कर सकते हैं, मतलब हार्म पहुंचा सकते हैं। बायोलॉजिकल अटैक कुड कंसीवेबली रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज, मतलब सिविलियन लोगों का लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम, मतलब या तो उनको हार्म पहुंचा सकते हैं, कोई डिसीज स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो लोगों को होगा, अगर ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हार्म पहुँचता है। अब हिस्ट्री देखें अगर हम इसकी, तो ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी रिसेंट आया है, ये हिस्ट्री मतलब बहुत पुराने टाइम से चलता आया है। अगर आप एग्जांपल देखें, पर्शियन, ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर फ्रॉम 300 BC, वहाँ पे मतलब उनके लिटरेचर में भी अगर हम देखें इतने पुराने टाइम के, तो वहाँ पे आपको कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पे डेड एनिमल्स यूज्ड टू कंटामिनेट वेल्स एंड अदर सोर्स ऑफ वाटर। मतलब जैसे कुछ मरे हुए जानवर है, उनको क्या करेंगे, वेल में, जैसे कुएं से ही पानी पीते थे पहले के लोग, तो उस कुएं में क्या करेंगे, ये उन एनिमल्स को डाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि एनिमल्स के जितने भी बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, वो क्या होंगे, उस पानी को क्या कर देंगे, कंटामिनेट, दूषित कर देंगे। अब उस पानी को अगर लोग पिएंगे तो डेफिनेटली उनको हार्म पहुंचेगा, उनको कुछ नुकसान होगा। मतलब लोगों में इस तरीके से भी लड़ाइयाँ की जा सकती है, इस तरीके से भी लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अगर हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करें तो जर्मन आर्मी ने ऐसे डेवलप किया था, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, ग्लेंडर्स, कोलेरा, ये डिफरेंट टाइप्स की वायरसेस, बैक्टीरिया है, डिजीज है, एंड वीट फंगस, ये काय के लिए यूज़ किया था, एज अ बायोलॉजिकल वेपन्स। मतलब यहाँ पे जो हथियार होते हैं, जैसे हम अगर दूसरी फिजिकल अगर कोई लड़ाइयाँ करते हैं तो उसमें हथियार तलवार होगा, गन होगी, डिफरेंट मिसाइल्स होगी, वेपन्स होंगे, लेकिन यहाँ पे वेपन्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे कि क्या तो कुछ डिसीज होगी, कुछ वायरस होंगे, कुछ बैक्टीरियाज होंगे, ऐसा। दे अलिगडी स्प्रेड प्लेग इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, मतलब उन्होंने जानबूझकर सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में प्लेग फैलाया। एंड इन्फेक्टेड म्यूल्स विद ग्लैंडर्स, मतलब ग्लैंडर्स नाम की जो डिसीज़ है, वो म्यूल्स जो खच्चर होते हैं जो सामान लेके जाते हैं, उनके थ्रू फैलाई गई। और हॉर्सेस ऑफ फ्रेंच कैवलरी जो है, उनको भी मतलब ऐसी कई सारी जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनसे इन्फेक्टेड किया गया, ताकि अगर वो उनकी कंट्री में जाएंगे तो वो दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, वहाँ पे उनको इन्फेक्ट करेंगे। तो ये उनका तरीका था लड़ने का। उसके बाद अगर आप एग्जाम्पल देखें तो स्मॉल पॉक्स का अमेरिका में यूज़ किया गया। मतलब यूरोपियन कॉलोनिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया, अमेरिका के जो लोग हैं उनको वैसे ब्लैंकेट प्रोवाइड किए गए जो ऑलरेडी डिसीज से इन्फेक्टेड लोग थे, उन्होंने ओढ़ रखे थे। मतलब ऐसे ब्लैंकेट, अगर कोई पर्सन है उसको कोई डिसीज़ हो रखी है, अगर उसने कोई ब्लैंकेट को यूज़ किया है कई दिनों तक, मतलब हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट्स रहते हैं, वहाँ पे वो कई सारे ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, तो उन ब्लैंकेट्स को अमेरिका वाले लोगों तक पहुँचाया, क्योंकि अगर वो उड़ेंगे तो उनके ऊपर वो बैक्टीरिया जाएंगे, उनको डिसीज़ होगी। तो ये एक तरीका था लड़ने का।
तो 18th सेंचुरी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इट इज़ बिलीव दैट इन्फेक्टेड ब्लैंकेट्स और अदर गुड्स वर इंटेंशनली गिवन टू नेटिव अमेरिकन्स टू डेसिमेट देयर पॉपुलेशन, मतलब उनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए ऐसे ब्लैंकेट्स उनको दिए गए। उसके बाद ब्रिटिश बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम, मतलब ब्रिटेन वाले लोगों ने भी ऐसा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें उन्होंने डेवलप किए थे, मतलब उन्होंने रिसर्च की थी, कई सारे बायोलॉजिकल वेपन्स को डेवलप किया था एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। उन्होंने डेवलप किया था वेपन यूजिंग एंथ्रेक्स, ट्यूलेरेमिया एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स। उन्होंने इन चीज़ों को कहाँ टेस्ट किया, जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते थे, मतलब उनका एक प्रोग्राम था, उन्होंने किसी को इन्फेक्ट नहीं किया लेकिन उनका प्रोग्राम था, उन्होंने ये चीज़ें बनाई थी। और स्कॉटलैंड का एक आइलैंड था जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ों को टेस्ट किया कि ये मतलब ये सच में हेल्पफुल है या नहीं। तो उन्होंने स्कॉटलैंड में इसको ट्राई किया और वहाँ उन्होंने देखा कि अभी तक मतलब कई डेकेड्स तक, कई दशकों तक लोग वहाँ पे रह नहीं पाते, अगर वहाँ कोई जाता है तो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरीके का प्रोग्राम उन्होंने चलाया गया, मतलब ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कई पुराने टाइम से, मतलब बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ें चलती आ रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप लड़ाई भी कर रहे हो, दूसरों का नुकसान भी कर रहे हो। अगर आप इंटरनेशनल मेजर्स देखें कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई इंटरनेशनली कोई मेजर्स लिए गए या नहीं, तो हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन ये 1972 में आया था। ये ही एक मेन है जो कि बायोलॉजिकल वेपन्स, मतलब ये जो इन चीज़ों के थ्रू लड़ाइयाँ जो होती है बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू, उनको कंट्रोल करने के लिए, मतलब उनका यूज़, उनका डेवलपमेंट और उनको बनाने का जो मतलब जो भी काम है, अगर इन सब चीज़ों को क्या करना, प्रोहिबिट करना। इट प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन and acquisition of biological weapons and the use of biological agents for hostile purposes। मतलब ऐसे किसी भी लड़ाई के पर्पज से अगर इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है तो उसको इसमें क्या किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया, प्रोहिबिट किया गया है। द जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 ये भी प्रोहिबिट करता है यूज़ ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स इन वॉरफेयर, मतलब लड़ाई के लिए केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ नहीं होगा। बट ये जेनेवा प्रोटोकॉल का एक लूपहोल है कि यहाँ पे क्या है कि आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसने डेवलपमेंट के लिए मना नहीं किया है, लोग प्रोड्यूस फिर भी करते हैं। तो while the protocol prohibits the use of biological weapons, it lacks enforcement mechanism and doesn't address the development or stockpiling of such weapons। उसके बाद और कौन से कन्वेंशन है, तो केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये जो है ये केमिकल भी क्या होते हैं, केमिकल का यूज़ करके किसी से लड़ाई करना, किसी के साथ वॉरफेयर करना, तो उसको बैन करने के लिए इसको डेवलप किया गया था, बनाया गया था, क्योंकि इसके भी मोस्टली सेम इफेक्ट होते हैं जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स की वजह से होता है। यूएनएससी जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने क्या किया, इट एड्रेस द इशू ऑफ बायोलॉजिकल वेपन पर्टिकुलरली थ्रू रिजोल्यूशन 1540। रिजोल्यूशन 1540 था, उसने बायोलॉजिकल वेपन्स के यूज़ को मना करने के लिए बोला था कि कोई भी स्टेट इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेगा। तो हम देखते हैं क्या चैलेंजेस है, मतलब ये कुछ इंटरनेशनल मेजर्स आए लेकिन फिर भी ये चीज़ें होती है, मतलब इनका यूज़ किया जाता है, तो इसके क्या क्यों होता है, क्या चैलेंजेस है। तो इन्फोर्समेंट एंड चैलेंजेस, फर्स्टली इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल बायोलॉजिकल वेपन लॉज इज ए सिग्निफिकेंट चैलेंज ड्यू टू द डिफिकल्टीज इन डिटेक्टिंग द डेवलपमेंट। अगर आप खुद देखिए कि अगर किसी कंट्री को किसी कंट्री से दुश्मनी है मानो, और उसने बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ किया, वो कंट्री कैसे डिटेक्ट करेगी कि इस कंट्री ने ही बायोलॉजिकल वेपन यहाँ से मतलब हमारी कंट्री में छोड़ा है या फिर हमारी कंट्री को हार्म पहुँचाने के लिए यूज़ किया है। तो डिटेक्शन जो है इसका काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि कोई भी अगर डिसीज़ अगर फैलती है, कोई वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, तो उस पर नाम थोड़ी ना लिखा है किस कंट्री से आया है वो, मतलब उसको कैसे पता चलेगा। तो ये उसका एक चैलेंज है कि अगर ये ऐसा मतलब बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता भी है तो उसको डिटेक्ट करना जो होता है काफ़ी मुश्किल बन जाता है। तो ये डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, मतलब पता लगाना कि क्या है, कौन सा एजेंट है, ये क्या मुश्किल हो जाता है, एक चैलेंज है इसका। इसके बाद लेक ऑफ कॉम्प्रहेंसिव वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। हमने बोला कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हमने बना दिया, लेकिन उसका कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ही नहीं है, मतलब कंट्रीज उसको मान रही है, नहीं मान रही है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कि किन जिन कंट्रीज जो कंट्रीज उसकी सिग्नेटरी थी, जिन्होंने माना था कि हाँ हम साइन करते हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन पे, स्टिल दिस कंट्रीज आर यूजिंग बायोलॉजिकल वेपन्स। मतलब उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि अगर आपने नहीं माना इस चीज़ को तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसका डिफिकल्टीज इन एनफोर्समेंट, एट्रीब्यूशन चैलेंज। देखिए ऐसे हो सकता है कि कोई डिसीज़ नेचुरली आई हो
या फिर कोई बीमारी, मतलब कोई बायोलॉजिकल एजेंट नेचुरली प्रोड्यूस हुआ हो, क्योंकि नेचर का काम है नई नई चीज़ें बनाना, नेचर धीरे धीरे चेंज होती रहती है, तो उस वजह से कई सारी बीमारियां भी बन जाती है, बीमारियां फैल जाती है, वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो हमें नहीं पता कि ये मतलब इंटेंशनली हमारी कंट्री में आया है या नेचुरली बना है, तो ये भी एक इसका चैलेंज है। उसके बाद इनएडिकेट मेडिकल काउंटर मेजर्स, देखिए अगर कोई डिजीज़ आती है अचानक से, तो हमारे पास ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसके लिए पहले से मेडिसिन होगी, पहले से वैक्सीन होगी जो हम उसका यूज़ करके उसको रोक पाएंगे। तो ये भी क्या बन जाता है, इसका एक चैलेंज बन जाता है। जैसे आप कोविड के टाइम पे देखिए, कोविड अचानक आया, मे बी इट वॉज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल वेपन, मतलब किसी के द्वारा यूज़ किया गया होगा। तो वो जो था अचानक आया, तो आते से ही हमारे पास उसकी वैक्सीन नहीं थी, नहीं उसके लिए कोई मेजर था कि इसका ठीक कर पाए। तो धीरे धीरे मतलब जितना टाइम उसको फैलने में लगता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग जाता है उसके लिए वैक्सीन बनाने के, उसके लिए मेडिसिन बनाने में। तो ये इसका चैलेंज है। उसके बाद पैनिक एंड फियर, अगर बायोलॉजिकल वॉरफेयर होता है तो जो वहाँ के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, उनके बीच में डर बैठ जाता है। आप खुद ही कोविड के टाइम पे अगर आपने देखा हो तो कितना ज़्यादा डर बन गया था लोगों के बीच में। मे बी इट वॉज अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर और नॉट, वी डोंट नो, बट जो डर, जिस तरीके का डर लोगों के बीच में था कि कहीं हमें ना हो जाए, हम ना मर जाए, हमें मतलब कुछ थोड़ी बहुत सर्दी खांसी हुई तो सबको लगता था कि मुझे कोविड तो नहीं हो गया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि मतलब हमें पता नहीं रहता है, मतलब लोगों के बीच में अगर एक बार डर बन जाता है तो उसको टू कोप विथ दैट फियर मतलब काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है। तो पैनिक एंड फियर इसका एक चैलेंज है। हम इन कंक्लूजन में कहेंगे कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए प्रोहिबिट करने के लिए हमने इंटरनेशनल लॉ बनाया, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, बट फिर भी इसके जो चैलेंजेस है वो काफ़ी डिफिकल्ट है कि उसको डिटेक्ट करना। हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसी ने इंटेंशनली भेजा है या फिर अचानक मतलब अनेचुरली बना है। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन, जो प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो दिस आर सम चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विथ बायोलॉजिकल वॉरफेयर। दिस इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल वॉरफेयर। काफ़ी नया टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसके बारे में आपको पता चला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।